हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि SWD 2026-27 की फॉर्म आ चुके हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, SWD फ्री कोचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके होना है वो 5 जुलाई को होना है, जिसके लिए लगभग लगभग अभी 40 दिन शेष हैं। ठीक है, वैसे मैं हर साल मैं ही इसकी तैयारी करवाता था। जैसे कि मैं पिछले 3 सालों से हर साल में पेड में बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन अब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है इसी कोचिंग से पढ़कर। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा पाऊँ और पेड बैच में भी पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ पेड में ही पढ़ा रहा हूँ। आज से मैंने ये चालू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग नहीं होती थी, पहले इसमें 0 माइनस मार्किंग थी। अब इसमें माइनस हो गया है 1/4 यानी 0.25। ठीक है, एक बात तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसका जो सिलेबस है दोस्तों, वो सिलेबस भी इस बार इसका बदला है। ठीक है, तो आपको इस पर भी ध्यान रखना होगा। खैर, जो माइनस मार्किंग है वो तो सबके लिए है, आपके लिए भी है, दूसरे के लिए भी होगी। तो कुल मिला के आज की मैं वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको इसके क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये मैं सब पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। फ्री मॉक टेस्ट आपको आप यहाँ देख सकते हैं। पूरे दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस कोचिंग का एग्ज़ाम 3 बार दे चुका हूँ, और तीनों बार मैंने इसका एग्ज़ाम क्रैक किया है। 3 बार दिया हूँ और तीनों बार इस एग्ज़ाम का क्रैक किया हूँ। 2 बार मैंने कोचिंग ली है, जिसमें से मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है। ठीक है, अगर आप लोग भी आप 5 बच्चों के साथ और जुड़ना चाहते हैं, पिछली बार लगभग 60 बच्चे हो गए थे मेरे पास, इस बार अभी तक 5 हैं, वो भी जब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज से मैंने पढ़ाना चालू किया है। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, 9193 64 89 31। 9193 64 89 31। दोस्तों, आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सअप पर कॉल या मैसेज करके, मतलब कॉल की ज़रूरत पड़े तो करना, वरना मैसेज पे बात आप कर सकते हैं। मैसेज पे बात आप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे पेड वाले ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मात्र 500 रुपये फीस है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। एग्ज़ाम के बाद भी जो भी अपडेट्स होगी, जब तक आपका मतलब आपके हॉस्टल में आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और मात्र 500 रुपये में मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इतनी गारंटी आपको दे रहा हूँ कि 5 जुलाई से पहले लगभग 40 दिन है, मतलब पूरी जून है, और 5 दिन 4 दिन उधर हैं और कुछ दिन ये हैं। कुल मिला के आपके पास लगभग 42 दिन है। 42 दिन में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 42 दिन में मैं इतना आपको करवा दूंगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं सिलेक्टेड भी हूँ। चलिए, तो हम अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस जो मॉक टेस्ट हम लेके आए उसकी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। भाग तेंदु आया पीछे पीछे। पीछे पीछे का मतलब 75, पीछे पीछे का मतलब 75। ठीक है दोस्तों, 1975। अब देखो 1962 में क्या है, तो वहाँ सठ, वहाँ जाके सठ गया। कौन सठ गया? ललित, यानी कि राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। दोस्तों 1920 में क्या है? भारत कला भवन, ये बनारस में बना है। ठीक है, देखो जितने भी सांस्कृतिक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो ज़्यादातर लखनऊ में ही हैं, कोई एक दो इधर है, जैसे कि भारत कला भवन आपके बनारस में 1920 में। 1969 में 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। देखो मेरे पास लिखने वाला पेन नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं मुंह से बता दे रहा हूँ। और ये वीडियो देखते देखते आपको इस वीडियो से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डीपली में अगर आपको पढ़ना है, अपने सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, तो आपको 500 रुपये खर्च करके मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा पेड में। चलिए, और आप लोग यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, SWD का सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैंने ही दिए हैं, सबसे ज़्यादा टाइम भी इस कोचिंग में मैंने ही बिताया है। देवी पाटन मेला, ठीक है, देवी पाटन मेला। एक लड़का था बलराम, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था देवी करके, तो उसने उसको क्या किया था? फंसा लिया था, पटा लिया था। उसका नाम है बलराम। यानी देवी पाटन मेला आपके बलरामपुर में
लगता है। कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। अब देखो बहराइच में भी एक आपके मेला लगता है। सलाई को कान में क्या कर दिया है? सलाई, सैयद सालार, सैयद सालार, यानी सलाई क्या है? कान में घुस गई है, इसलिए क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? बहरे हो गए हैं। तो ठीक है, याद रखना बहराइच में आपके सैयद सालार, ठीक है, सैयद सैलार मसूद गाजी मेला लगता है बहराइच में। ठीक है, चलिए ये आपकी जो मॉक टेस्ट है वो मैंने खुद से दोस्तों टाइप किया है, कल 4-5 घंटे लग गए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, और जैसे क्वेश्चन जिस लेवल के पूछता वही लेवल है। ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कि किन दो शहरों के बीच स्थित है? दोस्तों बिजनौर से नरौरा। कहाँ से? बिजनौर से नरौरा। बिजनौर में भी बालाघाट है, वहाँ से बालाघाट से नरौरा में, ठीक है। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि ये यूपी की फर्स्ट रामसर साइट है, यूपी की फर्स्ट रामसर साइट है, जो कि नवंबर 2005 में दोस्तों इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में एक और आप चीज़ जान लीजिए, इसमें 12 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, 12 कछुओं की प्रजातियाँ इसी में पाई जाती हैं। मेरे पास मतलब पेन नहीं दोस्तों, ख़राब हो गया है लिखने वाला, इसलिए मैं उंगली से ही लिख रहा हूँ। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं साथ साथ में बोलते भी जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ आपको पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख लीजिएगा। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आए, मैं गारंटी दे रहा हूँ जैसा मैं तैयारी करवाता हूँ और जैसी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट का कंटेंट आप देख लेना जैसे मैं समझा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं समझाएगा। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आपके SC ST या OBC से संबंधित हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस प्रक्षेपात्र, ब्रह्मोस भारत की आन बान शान ब्रह्मोस्त्र प्रक्षेपात्र विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इसमें हर साल 80 से 100 मिसाइलें क्या होंगी? तैयार होंगी, ठीक है। हर साल दोस्तों इसमें 80 से 100 मिसाइलें क्या होगा? उत्पादन इसमें किया जाएगा। अब मैं पूछ लूँ कि ये ब्रह्मोस प्रक्षेपात्र जो विनिर्माण केंद्र है ये किस किस की सहायता से लगाया? तो दोस्तों एक तो ये आपकी इंडिया और दूसरी रूस, एक इंडिया दूसरी रूस, दो की सहायता से ये विनिर्माण केंद्र यहाँ लगा है। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये जो आपकी योजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर। ये वही ललितपुर है जिसमें यूरेनियम पाया जाता है, ये वही ललितपुर है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से गिरा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आपको और ज़्यादा इसको और ज़्यादा डिफाइन में आपको जानना है तो मेरे पेड बैच से आप लोग जुड़ जाइए। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 91 93 64 89 31। उत्तर प्रदेश की कौन सी रामसर साइट कछुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, 2005 में इसको दर्जा मिला है। बालाघाट से बिजनौर, मतलब आपके बिजनौर बालाघाट में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है, बहराइच। चलिए उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान किससे संबंधित है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान किससे संबंधित है? ये आपके महिला की सुरक्षा से, वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन की जो सिक्योरिटी उससे संबंधित है ये, ठीक है। एक भी अभियान या एक भी कुछ ऐसा नहीं चलाया जा रहा दोस्तों कि जिसमें पुरुष को वो दी गई हो सुरक्षा, सब महिलाओं के लिए। चलिए भारत की रामसर साइट में शामिल हैदरपुर वेडलैंड किस राज्य में है? हैदरपुर वेडलैंड, जाहिर सी बात है हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, यूपी का एग्जाम तो यूपी में ही होगी, और यूपी के हस्तिनापुर में, यूपी के हस्तिनापुर में, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो यूपी के हस्तिनापुर में तो है, और ये कहाँ पर है? ये मतलब ये यूपी के हस्तिनापुर में नहीं है, ये यूपी के हस्तिनापुर में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बिजनौर में है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिजनौर में है उसका ये हिस्सा है, ठीक है। हैदरपुर जो आर्द्रभूमि है ये बिजनौर में है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन सा मास्टर प्लान शुरू किया है? ये ऑपरेशन 4 शुरू किया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि ऑपरेशन फ्लड भारत में किस वर्ष चलाया गया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए
ऑपरेशन फ्लड भारत में किस वर्ष चलाया गया? अप्रैल 2026 में संसद द्वारा पारित जन विश्वास 2.0 बिल, जन विश्वास 2.0 बिल किससे संबंधित है? ये अपराध मुक्तिकरण, ठीक है। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें यह है कि जो छोटे छोटे जो अपराध हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। जो छोटे छोटे अपराधों की जो सज़ा है उसको मॉडिफाई की जाएगी। चलिए, किस राज्य की पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? सबको पता है दोस्तों, हीरे की खान खास करके पन्ना वाली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? सॉरी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है। चलिए, देखो मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, अब तक आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि वीडियो का कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको SWD फ्री IASPCS कोचिंग में एडमिशन लेना है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, तो मुझे सीरियस लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आपको सीरियस नहीं लेगी। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है वायुपुत्र, ठीक है। पहला दोस्तों, पहला ऐसा रॉकेट है जो कि किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है, भारत के अंदर बता रहा हूँ, उसका नाम है वायुपुत्र, ठीक है। और दोस्तों ये जो है वो आपके चेन्नई में बनाया गया है, ठीक है। जो मुझे याद आता जा रहा है मैं आपको बता दे रही है, आपके चेन्नई में बनाया गया है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। लगातार 3 बार बैलन डी ऑर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ये आपके एटाना बोनमटी। दोस्तों ये मैं क्या बताऊँ, इतनी फेमस हो गई हैं लगातार इन्होंने बैलन डी और फुटबॉल, स्पेनिश फुटबॉल है ये, ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल है, यहाँ पे लिख लीजिए। देखो जो मुझे याद आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। ये स्पेनिश स्टार फुटबॉलर हैं, स्पेनिश स्टार फुटबॉलर हैं एटाना बोनमटी। लगातार 3 बार बैलन डी और पुरस्कार ये जीत चुकी हैं, इसलिए ये सुर्खियों में, चर्चा में है। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया? ये दोस्तों आपके मलेशिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, ठीक है। ये आपके मलेशिया ने लॉन्च किया है, लेकिन मलेशिया अकेले ने इसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो अकेले मलेशिया ने नहीं किया है। मलेशिया के साथ में दोस्तों आपके सिंगापुर भी है, ठीक है। कतई आपसे पूछ ले दोनों ऑप्शन तो आपका गलत ना हो जाए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। ये राजस्थान का संगठन है, पहला NGO बना है जो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। इसकी स्थापना करी थी सफ़ीना हुसैन ने। ये थोड़ा हल्का सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन मुझे इसका याद था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सफ़ीना हुसैन ने इसकी स्थापना करी थी, पहला भारतीय संगठन है। अगर ये भी पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1957 में, ठीक है दोस्तों, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही ये सराहनीय कार्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 25 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? ठीक है दोस्तों, ममता कालिया को दिया गया है। किसको दिया गया? ममता कालिया को दिया गया है। इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया है, बात हो रही है हिंदी की, ठीक है, हिंदी की बात हो रही। ममता कालिया को पूछ ले किसके लिए दिया गया है तो आप यहाँ पे लिख लो जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया है नाम, लेकिन इनकी किताब का नाम इलाहाबाद ही है, जीते जी इलाहाबाद। इनको मिला है ममता कालिया को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, प्रश्न नंबर 17, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला? दोस्तों आप सोच के देखिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन है, छुक 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 पहिए लगे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपके पास ATM कार्ड है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। और आजकल तो ATM में जाओ तो ATM कार्ड नहीं हो तब भी उसमें QR कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सुविधा सबसे पहले दी है आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है, यही सुविधा आपकी दी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अब बात करें कि किस ट्रेन में लगाया है तो पंचवटी एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों, पंचवटी एक्सप्रेस एक गाड़ी चलती है महाराष्ट्र में, उसी गाड़ी में पहला ATM लगाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। चलिए अब हम आ जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सारे आपको जैसे कि देखो सबसे पहले मैंने आपका ख़त्म किया उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। फिर उसके बाद मैंने समसामयिकी आपका ख़त्म किया,
ठीक है। अब हम आ जाते हैं अंग्रेजी पे, ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अंग्रेजी पे, ठीक है। चलिए, तो फिल इन दी ब्लैंक्स, राहुल हैज़ हिज होमवर्क ऑलरेडी। अब दोस्तों बताओ यहाँ क्या लग रहा है, राहुल हैज़ डन हिज होमवर्क ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी कि वो कर चुका है, किसकी किसकी बात हो रही है, ये भूतकाल की, ये भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, डन। राहुल हैज़ डन हिज वर्क ऑलरेडी, वह राहुल अपना काम पहले ही पूरा कर चुका है, पहले ही कर चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आ जाइए 19 नंबर पे, आई हैव नॉट सीन हिम मंडे। देखो दोस्तों, मंडे एक फिक्स टाइम है, ठीक है। मंडे क्या है, मंडे एक फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए हमेशा लगता है सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए लगता है हमेशा सिंस। चलिए, रिया बाउट अ न्यू ड्रेस, ड्रेस इज अ, मतलब रिया ने एक नई नई पोशाक खरीदी, तो पोशाक क्या है, मतलब ड्रेस क्या है, आपको नाउन बताना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों ड्रेस क्या है, बेसिकली ड्रेस एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन, क्योंकि ड्रेस, ड्रेस क्या है, ड्रेस जो है वो एक इकलौती चीज़ को ड्रेस कहते हैं, नहीं ड्रेस में तो हर चीज़ आ जाएगी, आपके पैंट भी आ जाएगा, शर्ट भी आ जाएगा, है ना, जो भी मतलब जो भी हमारे कपड़े होते हैं वो सारे दोस्तों ड्रेस के अंदर ही आते हैं, ठीक है, क्या हो गया आपके कॉमन नाउन। चलिए, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब दोस्तों जो आपके बिलोम शब्द, तो एक्सपेंड, एक्सपेंड माने होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, और रिड्यूस माने होता है किसी चीज़ को घटाना, ठीक है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम यानी आपकी पर्यायवाची, डेंजरस, डेंजरस माने खतरनाक या खतरा, और रिस्की माने भी क्या होता है, खतरा से भरपूर। चलिए, अब हम आ जाते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट, ठीक है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है, तो जैव अपघटनीय पदार्थ वो होता है जो कि ऑटोमेटिक स्वतः प्रकृति के संपर्क में आके, वायुमंडल संपर्क में आकर स्वतः ही नष्ट हो जाए। तो प्लास्टिक नष्ट नहीं होती है, कांच भी नहीं होता है, एल्युमिनियम भी नहीं होगा क्या, कागज़। तो कागज़ क्या है, जैव अपघटनीय पदार्थ है, ठीक बा। चलिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी, ये आपके नॉर्मन मायर्स ने दी। किसने दोस्तों दी, ये आपके नॉर्मन मायर्स ने दी। कब दी, तो डेट इसकी लिख लो 1988 में। अच्छा, ये एक ब्रिटिश थे, ठीक है, ये ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, यानी कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो पर्यावरण के बारे में बताते थे, ठीक है, 1988 में। अगर बात कर ले भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 4। कितने हैं तो दोस्तों, कितने हैं, 4। चलिए, इससे ज़्यादा यहाँ पर इतना में इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो पेड में आइए। पेड में आने के लिए नंबर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31। व्हाट्सअप मुझे आप इस पर कीजिए। ब्लू कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कार्बन शब्द किससे संबंधित है, समुद्र एवं तटीय पारतंत्रों में जो संचित कार्बन है, समुद्र एवं जो तटीय, समुद्र और उसके तट में जो स्थित जो पारतंत्र हैं, ठीक है, उसमें जो संचित कार्बन है वही क्या है, ब्लू कार्बन है, ठीक है, वही क्या है, ब्लू कार्बन। समुद्र में इसलिए समुद्र का पानी ब्लू, तो उसका कार्बन भी ब्लू। वायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, जैव आवर्धन, ये क्या है, ये दोस्तों है खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाना, विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाना, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जैव वर्धन आपसे कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो देखो इसका सीधा सीधा क्या है, इसका समुद्र और तटीय जो, जैसे ही दोस्तों आपके दलदलीय हो गए, जैसे मान लो दलदलीय हो गए, या दोस्तों आपके कोई मतलब समुद्र का कोई तंत्र है, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को वहाँ से दोस्तों ऑब्जर्व कर लेता है, और जिसमें उसमें जैसे कि जो क्या अपनी भाषा में कह सकते हैं, अगर कोई गंदगी है, जैव आवर्धन, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मतलब उसमें जैसे हरी जो काई वगैरह बहुत जल्दी उसमें पनप जाती है, उसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, विषैले पदार्थ सांद्रता बताई जाती है। IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, ठीक है, IUCN में CR का क्या मतलब है, ठीक है,
सी आर का मतलब दोस्तों, तो सी आर का मतलब आप यहाँ से कंजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, सी आर का फुल फॉर्म हो गया। तो दोस्तों हमारे 26 या 27 क्वेश्चन कुछ हो गए थे, 27 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी भी लाइक ना किया हो तो दोस्तों लाइक कर दो, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है जॉब के बाद कि मैं खुद का भी पढूं आप लोगों को भी पढ़ा पाऊँ, ठीक है दोस्तों, मुझे इतना टाइम मिलता नहीं मैं खुद का भी पढूं आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, तो इसलिए आप थोड़ा समझिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं आगे भी वीडियो यूट्यूब पर दूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ पेड ही में ही नहीं तो मैं सिर्फ दोस्तों पेड में ही पढ़ाऊँगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, सीधा सीधा है तत्पुरुष समाज। क्या है? तत्पुरुष समाज, राजा का पुत्र। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हिंदी तो बहुत सरल है, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। उसकी आंखें कमल हैं, यानी आंखों, जैसे कि आपने रूपक में पढ़ा होगा, ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, उसमें क्या होता है? उपमान। देखो आंखें, आंखों में क्या बता दिया? कमल, आंखों को कमल के जैसा उपमा दी है, आंखों की उपमा दी है कमल के जैसे, ठीक है, रूपक अलंकार। नमस्कार में संधि विच्छेद, विसर्ग संधि है नमः धन कार, नमः धन कार, ठीक है दोस्तों। चलिए, जलज, जल से जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला क्या कहते हैं? जलज, ठीक है दोस्तों, जल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जलज, और इसका हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है। आप ये मत सोचना कि बहुब्रीहि सिर्फ जिसमें भगवान वगैरह आते हैं वही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुब्रीहि में एक अलग ही अर्थ निकलता है, जो शब्द दिया रहता है उससे कोई मतलब ही नहीं लगता है, वही हमारे बहुब्रीहि हो जाता है। चलिए अब दोस्तों मैथ आ जाता है। 40 विद्यार्थियों का औसत 48 है, बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी 56 अंक की जगह, इसको थोड़ा जूम आउट कीजिए, 40 विद्यार्थियों का औसत 48 है, बाद में पता चला कि 56 अंक की जगह 65 अंक जोड़ दिए गए, सही औसत क्या होगा? देखो दोस्तों, दोनों में 56 की जगह कितने अंक जोड़े गए? 65, कुल कितने? 4 और 5 कुल 9 अंक बढ़ाए हैं, कितने पर? 40 में, 9 का भाग लगा देंगे 40 में, और जो आएगा रेशियो, वही रेशियो आप दोस्तों 48 में से घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 47.55, ठीक है दोस्तों, 47 नहीं, इसका एक सेकंड रुकिए, 56 और 4 5 9 65, ठीक है, तो इसका 2.5 से, हाँ इसका ये आएगा 47.75, ठीक है, 47.75 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो मध्य का तो बहुत ईजी है, क्या करना है आपको? इसमें कुछ नहीं करना है, ये 4 7 9 11 13 15, ये तो ऑलरेडी यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, इसको काट देना है, 1 2 3 1 2 3, तो बीच के जो दो हैं 11 और 9 कितना हुआ? 20, 20 का आधा 10, ठीक है। दो प्रकार के चावल 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का मूल्य 48 रुपये प्रति केजी हो? आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 3:2, 3:2। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो देखो सॉल्व करने के लिए मेरे पास मार्कर है नहीं कि मार्कर से यहाँ पे छोटा छोटा लिखा जाता है, तो अगर आप मतलब चाहेंगे कि मैं इन सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊं, तो मैं आपको नोटबुक पर मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना के उसकी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, अलग से पेड ग्रुप में, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर आपको बता दिया जा रहा है। एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में 30 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, 15 सेकंड में 300 और फिर 30 सेकंड में कितना? 15 सेकंड में 300 मीटर लंबी पुल और 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इसमें 15 में 300 और 30 सेकंड में दोनों की पार करती है, तो इसका ऑप्शन 300 ही मीटर होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कितना होएगा? 300, जितना पुल है उतना ही रेल। अब आप कहेंगे कि कैसे हो गया? तो क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, आप लोग खुद लगाइए, क्वेश्चन आपको आंसर आपको सही बताया गया है। अगर आपको मैथ कमज़ोर है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, वरना कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, मैं तैयारी यूट्यूब पर नहीं करवाऊँगा इस साल।
आप लोग सोच रहे हो तो मैं यूट्यूब पे कराऊँ, नहीं कराऊंगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए और विक्रय मूल्य वही रहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 9.09%। ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में, तो सी 1/36 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में कराएंगे? 1/12, 1/18, 1/36 करके देख लेना। तो 6×6 = 36, दो तो 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। है कुछ नहीं सवाल में, लेकिन फिर भी मैं आपको करके नहीं बताऊंगा। 5,000 की राशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? तो पहला 5,000 का 10% से 500, 500 और फिर कितना 500 का फिर 10% 50, तो कुल कितना हो जाएगा 6,050 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 39 का बी आपकी हो जाएगा 6,050 रुपये। चलिए तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो 999 गुणा 999 दोस्तों, इसमें आपको क्या ही करना बताइए। इसमें आपको दो तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आपने जो बचपन में जो सीखा होगा उसी के हिसाब से आप इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 99,801 इसका आंसर हो जाएगा। करके देख लेना, इजी है, बचपन में करते हैं ना वैसे ही कर लेना। सामान्य तर्क शक्ति रीजनिंग, मैथ खत्म हो गया, रीजनिंग पे आते हैं। PEN को 123, BEE को 4 5 6 7 लिखा जाए तो KNOV को दोस्तों कुछ नहीं है, PEN की वैल्यू देख लेना, BEE की वैल्यू देख लेना, उसमें KNOV की आप वैल्यू देखकर आपको इसमें लिखनी है। क्या करना है दोस्तों? ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए, दर्पण में दिखाई देने वाला समय 3/4 नहीं, 3:40 वास्तविक समय क्या होगा बाएं तरफ? जैसे मान लो ये दोस्तों आपके दर्पण यहाँ है। ठीक है, दर्पण यहाँ है, घड़ी ये है, तो आप जब इसमें मिला के देखेंगे तो ये 8:20 हो जाएगा। ठीक है, 8:20 हो जाएगा। यदि 1 जनवरी 2026 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार ही होगा। ठीक है, सोमवार ही होगा, क्योंकि अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं है तो उसमें जो पहला दिन होता है वही उसमें लास्ट दिन भी होता है। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो दोस्तों इसका देख लो ना, पूर्व दिशा में है। ठीक है, किस में दोस्तों? पूर्व दिशा में है। यदि कूट भाषा में स्कूल को TDIPPM लिखा जाता है, बुक को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर ये होना चाहिए था लेकिन ये गलत हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा CPPL। ठीक है, CPPL इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, ABC लंबा है, BC से छोटा है, DC से लंबा है, सबसे लंबा कौन है? अरे मैंने इसमें ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन लिखे तो हैं, मैं कहूँ मैंने इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं। तो दोस्तों इसको आप बना भी सकते हो ऐसे करके, ABC, जैसा जैसा आप इसको इसमें बताया गया वैसे ही आपको इसमें क्या करना, फॉलो करना है इसमें। तो सबसे लंबा पूछा, सबसे लंबा हो जाएगा D, सबसे लंबा हो जाएगा D। सीरीज पूरी कीजिए, 4 9 16 25 दोस्तों, ये वर्ग है तो अगला वर्ग आ जाएगा 36। ठीक है, 1 3 6 10 15, 15 4 15 6 21 मतलब U। ठीक है दोस्तों, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ यहाँ सिर्फ एक मॉक टेस्ट है। मैं आपको इसमें आंसर बताऊँगा। मॉक टेस्ट ये आपको खुद से लगाना है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है, मॉक टेस्ट को रोक रोक के पहले अपने आंसर लगाओ, बाद में मेरे आंसर देखो, तब तुम्हें अपनी वैल्यू पता चलेगी कि कितने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे। मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ कि जो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊँ। क्लास में अपने पेड में लूँगा, वहीं समझाऊँगा अच्छे से। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री 1965 में इंडो पाक वॉर के समय। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं? आपकी 11वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में आपके पंचायतों के विषय
दिए गए हैं। और 11वीं अनुसूची 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1992 में जोड़ी गई। इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं। चलिए, भारत का पहला बायोस्फीयर लेयर तमिलनाडु नीलगिरी, ठीक है, तमिलनाडु नीलगिरी में दोस्तों, ठीक है। अब पूछा जाए कि कब घोषित किया गया था, तो 1986। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो सीधी सी बात है, संविधान से प्राप्त होगी। और किससे प्राप्त होगी? तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि न्यायिक पुनरावलोकन किससे प्राप्त है, संविधान से प्राप्त है, ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। भारत के वित्त आयोग का गठन, ये एक संवैधानिक, ये एक से 200 संवैधानिक आयोग है 280 में, ठीक है, 280 में। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी ने ये 1848 से लेकर 1856 तक भारत में शासन किया। और उसका शासन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इसकी कमी ये भी है कि इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया हड़प नीति, लेकिन इसकी अच्छाई भी है कि इसने ही रेल चलाई। 1853 में 35 किलोमीटर मुंबई से थाणे तक पहली रेल चलाई। डाक विभाग इसने स्थापित किया। इसके समय में दोस्तों शिक्षा का विस्तार हुआ है कि नहीं, तो ये अच्छी बात भी है इसके बारे में। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर आपके हो गया आयकर, ठीक है, आयकर आपके हो गया प्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब जैसे हो गया दोस्तों आपकी बीमा शुल्क हो गया, बीमा शुल्क नहीं, सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क दोस्तों आपके हो गया, ये जीएसटी हो गया, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। कैसे हैं? इनडायरेक्ट आपके दोस्तों ये टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया? आयकर। देखिए नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध, अलमाटी, माटी कौन खाता था? कृष्ण खाते थे, वो भी किस पे है? कृष्ण आपके मतलब आपकी कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना और अलमाटी बांध, ये दोस्तों दोनों के दोनों आपके इसी पर हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आरबीआई की स्थापना छाप दीजिए। पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आरबीआई की स्थापना आप लोग छाप दीजिए कब हुई, और ये भी छाप दीजिए कि किस कमीशन की सिफारिश पर हुई। रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीधी सी बात है, महंगाई नियंत्रित करना, महंगाई नियंत्रित करना। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017, मुझे याद है क्वेश्चन में अभी आया था 1 जुलाई 2017, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, 1 जुलाई 2017 इनमें से कोई नहीं। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी राज्य ने लागू किया। हाँ वो बात अलग है कि असम ने सबसे पहले, असम राज्य है उसने सबसे पहले मतलब जीएसटी बिल लाया, अनुमोदन किया, लेकिन लागू संपूर्ण भारत में एक साथ ही हुआ, ठीक है। करंट रिजर्व रेशियो, बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात, हिंदी इंग्लिश में लिखा है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? उच्च महंगाई और उच्च बेरोजगारी, स्टैगफ्लेशन। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? सबको पता है, कृषि था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कृषि, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। चलिए, डिमांड फुल इन्फ्लेशन कब होती है? जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, ठीक है। मान लो आपूर्ति हो रही है 10 बोरा आलू की आपूर्ति है, और दोस्तों मांग है 50 बोरा, तो वो जो 50 बोरा खरीदने वाले हैं वो इन 10 बोरों की इतनी बोली लगाएंगे कि क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिमांड फुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। भारत में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का उद्देश्य क्या है? सीधा सा उद्देश्य कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, कि जो वीकेस्ट जो दोस्तों एरिया है, जो कमजोर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको लोन उपलब्ध कराना। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान पे आते हैं हम लोग। मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य कौन करता है? पेसमेकर कार्य करता है एस ए नोड। हृदय में एस ए नोड को पेसमेकर
कहा जाता है, पेस मेकर का पूरी क्रियाविधि कहा जाती है एसिड नोड। आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों वो है, ये पानी है और ये इसमें नाव है, उत्प्लावन का सिद्धांत कि नाव की अगर वस्तु के द्वारा हटाया गया वजन, वस्तु के द्वारा हटाया गया पानी का वजन अगर वस्तु के वजन से कम है, वस्तु के वजन से कम है तो वस्तु उसमें डूब जाएगी। ठीक है, पानी के द्वारा हटाया गया पानी का वजन अगर मतलब वस्तु का वजन अगर हटाया गया पानी से ज़्यादा है तो वस्तु उसमें डूब जाएगी, अन्यथा की स्थिति में उसमें तैरेगी। ठीक है, तो ये संबंधित है पानी से। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है? इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं डायबिटीज़ के रोगों को, डायबिटीज़ के रोगियों को, मधुमेह जिनको होता है उनको। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होता है? तो देखो ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो सबसे नीचे होता है बी, सबसे ऊपर होता है आर, सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा विचलित होता है, यानी कि वेबग्योर में वी माने वॉयलेट, वॉयलेट माने बैगनी। ठीक है दोस्तों, 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? सबको पता है फ्लोरीन, एफ परमाणु क्रमांक 7। ठीक है, एफ परमाणु क्रमांक दोस्तों 7। इसका परमाणु क्रमांक नहीं दोस्तों, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होना चाहिए, सॉरी, परमाणु क्रमांक इसका 9 होना चाहिए, ध्यान से उतर गया मेरे। चलिए, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? आपकी प्रीवियस ईयर है पारा, मर्क्यूरी। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के संबंधित इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग से संबंधित है। चलिए, मानव शरीर में क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र देखो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है ना, श्वसन, वो श्वसन का पूरा रोटेशन ही क्रेब्स चक्र कहलाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना, सीधा सा है, 1/2 mv²। अगर आप v को डबल कर देंगे तो v पे घात लगी है, v का डबल का मतलब इसका दोगुना, यानी कि अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण से। ठीक है दोस्तों, आपके जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने इनको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। जब पहला ही ऑप्शन मिल गया तो आगे क्यों पढ़ना है? राज्यसभा को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में शून्यकाल का उल्लेख संविधान किस भाग में? तो किसी भी भाग में नहीं है। भारत में शून्यकाल जो दोस्तों 0 चलता है, जो उसका उल्लेख संविधान में कहीं है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है ना, ऐसे शून्यकाल का भी कहीं नहीं है। मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस मामले संबंधित है? ये तो बहुत फेमस मामला है, केशवानंद भारती मामला 1973। संविधान की जो मूल संरचना है उसके बारे में इसमें बात की गई थी कि संविधान की दोस्तों जो मूल संरचना है वो क्या है। दोस्तों लाइट चली गई, जरा 1 सेकंड रुकिए। तो दोस्तों चलिए बताइए, ये तो हो गया 1973। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, चलिए, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान किस भाग में? अनुच्छेद 44 में, और 44 लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? अगर 44 है किस में? तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य की नीति के निर्देशक दोस्तों ये तत्व हैं। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम 3 हो सकती है, लेकिन 3 एक बार में नहीं हो सकती है। सोच लीजिए, आर्टिकल 356, इसको समय समय पर इसको एक्सटेंड किया जाता है, और मैक्सिमम इसको 356 मैक्सिमम दोस्तों इसमें आर्टिकल 356 के द्वारा इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 356। प्रश्न था आपके प्रश्न नंबर 80। दोस्तों आपके अभी तक आपके कुल 80 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए।
लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल से होता है? तो ये हमेशा विपक्षी दल से होता है। अगर ये दोस्तों क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा है ना, अगर ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा है तो गारंटी से वो विपक्षी दल तो लगाएगा ही नहीं कभी। उसको लगेगा यार कि विपक्षी दल से कैसे हो सकता है, लेकिन विपक्षी दल का ही होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा समवर्ती सूची का दोस्तों सबसे फेमस आपके विषय है, ठीक है। पुलिस कहाँ आती है? देखो जो रक्षा है, रक्षा आपके हो गया केंद्र का, रक्षा हो गया केंद्र का, पुलिस हो गई आपकी राज्य की, शिक्षा हो गई आपके समवर्ती की, विदेश नीति हो गई आपके राज्य मतलब उसकी केंद्र की, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, हॉर्स लैटिट्यूड किस अक्षांशीय क्षेत्र को कहा जाता है? ये 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांशीय क्षेत्र है उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में ये क्षेत्र पाया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल। इस बल में क्या होता है कि पृथ्वी जो हमारी है वो रोटेट करती है, ठीक है दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर, नहीं पश्चिम से पूर्व। तो जब पृथ्वी घूमती है तो इसके साथ में हवाएं भी इसमें घूमती हैं, और वो हवा घूमने से एक बल पैदा होता है, कोरियोलिस बल। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो आप लोग एक बात याद रखिए, जितनी भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं इस क्षेत्र में वो सब डेल्टा बनाती हैं, जितनी भी नदी अरब सागर में गिरती हैं वो सब बनाती हैं एस्चुरी। तो आप देख लीजिए इसमें से, देखो गंगा कहाँ गिरती है? इधर, महानदी इधर, गोदावरी इधर, एकमात्र नर्मदा नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो आपकी एस्चुरी बनाएगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फ्योर्ड स्थलाकृति किस क्रिया से बनती है? आपके हिमानी अपरदन से, बर्फ के जो पहाड़ हैं हिमानी अपरदन से फ्योर्ड स्थलाकृति। एल नीनो दोस्तों, एल नीनो का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है भारत के मानसून पर, और एल नीनो भारत के मानसून को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। रेगुर सॉइल, रेगुर मृदा को क्या कहते हैं? कपासी मृदा। क्या कहते हैं? काली मिट्टी, कपासी मृदा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र रिंग ऑफ फायर? देखो दोस्तों, रिंग ऑफ फायर आपके प्रशांत के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि ये तीनों तो उसमें आ जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील इससे बाहर है, तो ब्राज़ील नहीं आता है। कुरोशियो धारा किस महासागर में पाई जाती है? कुरोशियो धारा आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। कुरोशियो जो महासागर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पूछ ले कैसी है? तो गर्म है। कैसी है? हॉट है। 91। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा मूल रूप से आपकी लिखी गई है तुर्की भाषा में, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। बाबर मतलब तुर्की भाषा में लिखी गई तो तुजुक ए जहांगीरी, फिर बाद में अब्दुल रहीम खाना ने इसको लिखा है बाबरनामा में, ठीक है, फारसी भाषा में। दोनों चीज़ याद रख लो, ये पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? मतलब महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिलता है। ये कौन को नहीं पता है। नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? ये दोस्तों आपके किस वेद में मिलता है? अच्छा, ये वेद तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है। और कौन से मंडल में? तो ये 10वें मंडल में मिलता है दोस्तों, ठीक है, 10वें मंडल में मिलता है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजपूत था? सबको पता है, सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद मैंने अपने नोट्स में अच्छे से पढ़ा है, 1883-84 का विवाद है, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से बताई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो पेड ग्रुप में आप जुड़ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से कौन संबंधित थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित रास बिहारी बोस 1942, रास बिहारी बोस 1942,
ठीक है दोस्तों। चलिए, तालीकोटा का युद्ध, सीधी सी बात है 1565 तालीकोटा का युद्ध। चलिए, और ये युद्ध जो दोस्तों हुआ था 1565 वाला, वो दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के बीच अपनी वर्चस्व की लड़ाई थी। ठीक है, दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के बीच। दीवाने रियासत, वह किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बाजार की रेट फिक्स करने के संबंध में था। टोकन मुद्रा किसके शासक ने चलाई? टोकन मुद्रा, ये बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किए थे, और अच्छी तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप अगर चाहते हैं, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर SWD का 5 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम अगर आप चाहते हैं कि आपको पास करना ही करना है, तो आप 500 रुपये का दोस्तों लोभ मत कीजिए। जो मैंने नंबर आपको बताया था 91 93 64 89 31, इस नंबर पे आज आप मुझसे संपर्क करके अपने सारे आपके जो डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, और 500 रुपये में बैच आप खरीद सकते हैं। अगर आपने दोस्तों 500 रुपये खर्च करके बैच खरीद लिया तो आप ये समझ लिए 99% आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो टोकन मुद्रा किस शासक ने चलाई? ये आपके टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई। इसको पागल सुल्तान कहा जाता है, बोला जाता है ये अपने समय से बहुत आगे का सोचता था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत कम वीडियोज़ आएंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी आएंगी, नहीं तो मैं अपने जो भी टाइम है मैं पेड ग्रुप में ही दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा।